प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग क्लास 7 के सिविक्स के अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार को देख रहे हैं। इस चैप्टर में वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में तथा निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में जाना है। वीडियो के इस दूसरे भाग में हम लोग राजनीतिक दल एवं सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक दल। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः राजनीतिक दल ही लोकतंत्र अर्थात प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, क्योंकि राजनीतिक दल अर्थात दलीय व्यवस्था के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल कुछ सत्ता में रहते हैं, शासन करते हैं, और कुछ विपक्ष में रहते हैं, और दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल के माध्यम से ही जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, चुनती है, और ये चुनाव में जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल से ही उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, और ये राजनीतिक दल उन्हें अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करता है, मौका देता है, ताकि जनता उनमें से योग्य प्रतिनिधि को चुन सके और वह जनता के कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। राजनीतिक दलों का महत्व जन्म इस बात में भी निहित है कि इससे ही जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। यानी राजनीतिक दल को जनता चुनती है, एक जनमत बनाती है कि कौन सा राजनीतिक दल शासन करने योग्य है या विपक्ष में बैठने योग्य है। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए चुनाव पूर्व अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करती है। चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर यह सरकार के निर्माण में योगदान करती है। अर्थात जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाती है। स्पष्ट बहुमत अर्थात कुल सीट में से आधे से एक अधिक होना सरकार बनाने के लिए जरूरी होता है। यदि बहुमत किसी दल को, राजनीतिक दल को, पार्टी को नहीं प्राप्त होता है तो वह विपक्ष में यानी प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाती है तथा जनता की आकांक्षाओं को, जनता के उम्मीदों को सरकार के सामने रखती है। भारत में राजनीतिक दल जैसी दलीय व्यवस्था की शुरुआत स्वतंत्रता के पूर्व से ही हो चुकी थी। अखिल भारतीय स्तर पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और यह अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक भारत का प्रथम राजनीतिक दल माना जाने लगा था। स्वाधीनता आंदोलन में भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद कई राजनीतिक दल बने, जिसमें महत्वपूर्ण 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग, 1924 में स्थापित भारतीय साम्यवादी दल, 1939 में स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक आदि महत्वपूर्ण पार्टियां थी। भारतीय बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, अर्थात भारत में कई दल हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी कई राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देखे हैं। लेकिन किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इसके लिए उस पार्टी को लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में प्राप्त करना होता है। 2% सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में उसे प्राप्त करना होगा। लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा जो पूरे देश के लिए चुनाव होता है, विधानसभा जो राज्यों से संबंधित होता है। तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में उसे कम से कम 6% वोट लाना अनिवार्य होता है तथा लोकसभा की 4 सीटें भी
जीतना अनिवार्य होता है, 4 सीट लाना अनिवार्य होता है। यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, तभी वह राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो करने के लिए अब हम इस सूची में देख रहे हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय पार्टियों को, जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। यहाँ तो हम ये सूची देख रहे हैं, लेकिन प्रत्येक चुनाव के बाद इस स्थिति में परिवर्तन की संभावना बनी रहती है और परिवर्तन होते रहता है राष्ट्रीय पार्टियों में, क्योंकि अगर चुनाव के बाद इन शर्तों को जो ऊपर दिए गए हैं उसको जो पार्टी पूरा नहीं करती है वह राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा खो देती है, उससे बाहर हो जाती है। इसलिए इस सूची में परिवर्तन होते रहता है। हम यहाँ देख रहे हैं विभिन्न राष्ट्रीय दलों के चुनाव चिन्ह यानी राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को। अब आइए इन गतिविधि के रूप में भी जैसा कि दिया हुआ है कि आप पता कीजिए कि किस पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह है। और पहले की वीडियो में हम लोग देखे हैं कि यह चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न पार्टियों को प्रदान किया जाता है। तो इसे पता लगाइए और साथ में एक सूची यह भी बनाने का प्रयास कीजिए कि विभिन्न राज्य में राज्य स्तरीय कई पार्टियां हैं, उनके चुनाव चिन्ह क्या है, उसकी एक सूची बनाने का प्रयास कीजिए। अब इसी तरह से राज्य स्तरीय पार्टी होने की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन शर्तें होती है, जिसको पूरा करने के बाद कोई भी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करता है। हम झारखंड में भी कई राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, जिसमें ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन एजेएसयू आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक जेवीएमपी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी आदि। अब हम लोग सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, गवर्नमेंट के बारे में सरकार जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि सरकार ही देश में शासन की व्यवस्था को चलाती है, नीतियों को लागू करती है। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। एक उत्तरदायी सरकार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है। सरकार संविधान के दायरे में जो नियम कानून होता है उसके दायरे में रहकर जन कल्याण वेलफेयर का कार्य करती है, इसके लिए कानून बनाती है, क्योंकि वह आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इसलिए जन कल्याण के कार्यों को सबसे पहले प्राथमिकता देना सरकार का कार्य होता है। वास्तव में सरकार एवं जनता के बीच जो जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों के चुनकर जाते हैं वो एक कड़ी का काम करते हैं। सरकार और जनता के बीच वे एक माध्यम का कार्य करते हैं। वे सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं, कार्यक्रम योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। भारत में सरकार का गठन बहुमत के आधार पर किया जाता है, अर्थात लोकसभा के चुनाव में, जिसे आम चुनाव भी कहते हैं, जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, उस चुनाव के पश्चात जिस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसे ही सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। स्पष्ट बहुमत अर्थात आधे से एक सीट अधिक आना। अगर किसी पार्टी को अकेले स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब वह एक से अधिक पार्टी यानी दल के साथ गठजोड़ करते हैं और सरकार बनाते हैं। बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार में यानी देश में प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसी तरह से राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। केंद्र सरकार में यानी देश में केंद्रीय सरकार में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है लगभग वही स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की भी होती है। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो बहुमत दल के नेता होते हैं, जो दल सरकार चलाता है, उसमें ये लोग अकेले कोई फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि इनके सहायता और सहयोग के लिए मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है।
मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ये मंत्री परिषद कई स्तर के होते हैं, यानी इसमें कई स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। भारत में 3 प्रकार के मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। इन 3 प्रकारों में पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री ही अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और सरकार में कैबिनेट के बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। सरकार के महत्वपूर्ण फैसले इसी मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। अगर कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वह विपक्ष में बैठता है और विपक्ष का काम लोकतंत्र में सरकार चलाने वाले दल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका काम सरकार का रचनात्मक सहयोग करना है, जिससे भी महत्वपूर्ण कार्य सरकार को निरंकुश होने से बचाना है और जनता के मुद्दों को सरकार के सामने लाना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह से जनप्रतिनिधि निरंतर जन कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं चुनावी साक्षरता। क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उस समय देश में साक्षरता का दर बहुत कम था। जैसे समय आगे बढ़ता गया साक्षरता दर बढ़ता गया है। चुनाव में भाग लें, सभी लोग शामिल हों, इसके लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव कार्य में चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चुनावी पाठशालाएं आयोजित करती है। इसे ही चुनावी साक्षरता भी कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है बच्चे व युवा मतदाताओं को मत का महत्व को समझाना, वोटिंग के लिए लोगों को उत्साहित करना, मतदाताओं को पंजीकृत करवाना, ईवीएम व वीवीपैट के बारे में लोगों को बताना आदि। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में अधिक जानकारी के लिए दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने राजनीतिक दल एवं सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब वीडियो के अंतिम और तीसरे भाग में इस पाठ से संबंधित प्रश्न एवं उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।